नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। ये हमारा 3 दिनों का न्यूज़ एडिटोरियल है। इसके अंदर हम 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो हम देखेंगे। क्योंकि 3-4 को ज़्यादा नहीं थे, कम 1 या 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने इस वीडियो को मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो हमारा आज ये 5 तारीख का आर्टिकल है। आज का जो द हिंदू का जो 5 तारीख का आर्टिकल है उसके अंतर्गत है। जो ये आर्टिकल कहता है, वे नॉर्मली ये वही बात कहता है भी, जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होता है तो वहाँ पर चुनावी रेवड़ियाँ बताई जाती है, यानी बड़े बड़े वादे कर लिए जाते हैं भी आपको हम ये चीज़ फ्री में देंगे, ये चीज़ फ्री में देंगे। तो ये इस प्रकार की जो फ्री की जो चीज़ें देती हैं वो कहते हैं भी किस प्रकार से वो क्या है, जो हमारे जो राज्य का जो स्वास्थ्य है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और धीरे धीरे ये जो स्वास्थ्य है वह राज्य के साथ साथ बाद में ये क्या करेगा, हमारे पूरे देश को ये चीज़ प्रभावित करेगी। जो कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है, ठीक है, जो राजकोषीय घाटा है वो क्या करता है, हमारे जो आर्थिक तंगी है उसको और ज़्यादा क्या करता है, बढ़ावा देता है। इसमें कुछ जो राज्य हैं उनका डेटा भी दिया गया है भी कितना वो अपना जो राजस्व घाटा उनका फैला हुआ है अपने जीडीपी की तुलना में। ठीक है, और कोविड के बाद में किस प्रकार के जो हमारी जो कितनी हमारी जो हम कह सकते हैं भी दयनीय स्थिति बनी थी। इस मामले में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेते थे। ठीक है, और जो कि जीडीपी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इसके अंदर में देखने को मिलता है। ठीक, तो कहता है अभी भारत में जो राज्य में कुल राजस्व का जो 1/3 जो हिस्सा है वो हमारा क्या है, जो संयुक्त सरकारी व्यय है, जिसका हम क्या करते हैं, जो 60% जो खर्च करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राजस्व व्यय है जो कितना हिस्सा, हमारा लगभग 60% हिस्सा, जो कि जो सरकारी ऋण की हम बात करते हैं उसमें से 40% केवल और केवल किससे आता है, ऋण की हिस्सेदारी है। कुल खर्च हम कितना करते हैं, 60%, जिसके अंदर 40% केवल और केवल किसका है, ऋण का हिस्सा है। ठीक है, तो जो कि क्या करता है, हमारा जो राज्य होता है उसके स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत 12वें वित्त आयोग की भी बात की गई है। उसने 12वें वित्त आयोग ने इस प्रकार के जो 3 राज्य ऐसे थे जो कि इस प्रकार के जो स्वास्थ्य था उनका काफ़ी नुकसान देता, जो यानी जिसका जो राजकोषीय जो तनावग्रस्त थे, यानी उसका जो राजस्व था वह काफ़ी क्या था, कम था। उसके अंदर कौन कौन से राज्य थे, केरल था, पंजाब था और पश्चिम बंगाल था। ठीक है, जो कि वर्तमान में राजकोषीय तनों की जो यानी जो इस प्रकार के जो राज्य हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ करके कितनी हो गई है, 7 हो गई है। यानी अभी जो राजकोषीय तनावग्रस्त के कारण कितने राज्य जूझ रहे हैं, वह 7 राज्य हैं। जो कि 12वें वित्त आयोग के समय कितने थे, 3 ही राज्य ऐसे थे जो हमारी जो अपनी राजकोषीय नीतियों के कारण जो ऋण की ग्रस्तता के अंदर फंसे हुए थे, जिनकी संख्या अभी बढ़कर कितनी हो गई है, 7 हो गई है। इसके अंतर्गत जैसे 15वें वित्त आयोग ने कहा, जैसे आंध्र प्रदेश है उसकी कितनी है, 40% है। ठीक है, तो ये डाटा जैसे यहाँ पर लिख रखा है। ठीक, तो ठीक है, उसके बाद में हरियाणा है, उसके लगभग 50% के आसपास है। फिर केरल है जिसका 60% के आसपास है। पंजाब है जो कि जो 70% के आसपास है। राजस्थान है जो कि 40% के आसपास है। तमिलनाडु है, ठीक है, जो कि लगभग हमारा 40% के आसपास है। वेस्ट बंगाल है वो कि हमारा जो 47% के आसपास है। तो इस प्रकार के ऐसे कुल ऐसे 7 राज्य हैं जिनका के जो राजकोषीय घाटा है या राजकोषीय स्वरूप है वो तनावग्रस्त होता हुआ जा रहा है, जो कि धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसको भी क्या करेगा, ये नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, दिनों दिन जो राज्यों की जो स्थिति है वो और ज़्यादा क्या करेगा, तनावग्रस्त करता जाएगा। उसमें अशांति फैलती जाएगी, लोगों के बीच में रोजगार की स्थितियां नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा हिंसा जैसी भावनाएं या संघर्ष जैसी यानी जो कृत्य है वह दिनों दिन बढ़ती हुई जाएंगी। फिर उसके अंदर जो राजस्व घाटे की बात की गई, जो हमारी जो कुल राजस्व प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां इस प्रकार की प्राप्तियां होती है जो किसी प्रकार की देनदारियों को हमारे ऊपर नहीं ला देती है। ठीक है, सॉरी, जो लेनदारियों को हमारे ऊपर बढ़ते हैं, जैसे हम किसी प्रकार से ऋण लेते हैं तो उसका ब्याज के रूप में हम उनको देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो राजस्व हमारा जो व्यय होता है, तो इस प्रकार का जो खर्च हम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की पूंजी की हमें क्या नहीं होती है, उपलब्धता नहीं होती है। जैसे कि हम किसी की सैलरी वगैरह देते हैं, राज्यों को अनुदान दिया जाता है, राज्यों को इस प्रकार से हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से गिफ्ट के रूप में जो हमें जो अवसंरचना के तौर पर उन्हें जो कर्ज दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें राजस्व व्यय होता है। उसके बीच में जो घाटा हमें दिखाई देता है तो उसे हम क्या करते हैं, राजस्व घाटा के रूप में संदर्भित करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो राजकोषीय घाटा होता है यह भी क्या करता है, सरकार की जो जितनी भी आय हो उतना जितनी भी व्यय होती है उस बीच का क्या होता है, ये अंतर होता है। इसमें राजस्व और पूंजीगत घाटे दोनों इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं।
ठीक है। और ये इसमें यह उस धन के बराबर होता है जिससे सरकार वर्ष के दौरान उधार लेने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। तो जब हमारा जो राजकोषीय से घाटा, जैसे हमारे 100 रुपये की हमें प्राप्ति होती है और हमारा घाटा 120 रुपये का है, तो जो 20 रुपये होता है उसको अब सरकार किस प्रकार से पूरा करती है, या तो सरकार इसको क्या लेती है, ऋण के रूप में अन्य राज्यों से या अन्य देशों से या किसी वित्तीय संस्थान से क्या करती है, वह ऋण लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करती है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा तनावग्रस्त की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। कहता है यदि प्राप्तियां व्यय से क्या हो अधिक हो तो वह इस प्रकार की उत्पन्न होता है, यानी हमारा व्यय ज़्यादा हो और प्राप्ति हमारी क्या हो, कम हो। तो कुल हमारा व्यय कितना है, खर्च कितना है, हमारा कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां कितनी, तो वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल की जाती है। ठीक। तो ये हमारा एक आर्टिकल था जो कि किस प्रकार से हमारी जो ये चुनावी रेवड़ियाँ हैं वह किस प्रकार से क्या कर सकती हैं, हमारे देश को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर, यह भी आर्टिकल हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है। तो ये भी उसी प्रकार का एक आर्टिकल है, अभी किस प्रकार से हम कह सकते हैं जो विकृति बढ़ाती है हमारी ये जो चुनावी रेवड़े की जो संस्कृति है। ठीक है। तो ये भी क्या करती है, हमें उसी से संबंधित ये आर्टिकल है, उसी का एक इंटरलेक आर्टिकल है जो कि कहता है भी किस प्रकार से ये जो रेवड़ियाँ हम बांटते हैं, जो फ्री की जो हम ये घोषणाएं करते हैं, किस प्रकार से हमें क्या करते हैं, ये हमारे देश को प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले का भी एक समय ऐसा था भी राजनीति के अंदर ज़्यादातर जो समाज सेवी लोग थे वही इसके अंतर्गत शामिल होते थे, मगर धीरे धीरे क्या हुआ है, वह एक प्रकार का एक बिजनेस टाइप का बन गया, जिसके अंदर क्या करते हैं जो अलग अलग जो पार्टियां हैं वो किसी भी प्रकार से किसी भी कृत्य से कहीं न कहीं क्या करके यानी सत्ता पर बैठना चाहती है। ठीक। उसके बाद में कहा था भी ये कहीं न कहीं जनहित की चुनौती भी है हमारे लिए भी हम इस प्रकार के जो पार्टियां वो कहीं न कहीं इसी प्रकार के जो वादे हैं उनको संकोच कभी नहीं करती है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल जैसे बिहार के अंदर जो पुल बनाया गया था उसका एक इसके अंतर्गत एग्जाम्पल किया गया जो कि अपने निर्माणाधीन होते हुए भी 2 बार क्या हुआ, क्षतिग्रस्त हो गया था। साथ ही साथ इसमें बात की जा रही है भी जो कहीं कहीं अभी जो राज्यपाल है उससे हटा करके जो मुख्यमंत्री को कुलपति का पद धारण करने से संबंधित कहीं न कहीं स्वायत्तता को आघात पहुंचाने की व्यवहार जिक्र भी इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया कि चुनाव के अंदर हम जैसे रोजगार से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, समान निधि से संबंधित है, गैस सिलेंडर से संबंधित है, कर्ज माफी से संबंधित है या सस्ता कर्ज देने से संबंधित है। तो इस प्रकार की जो चुनावी रेवड़ियाँ हैं वो क्या करती है, हर देश के जो राज्य है या देश है उनके आर्थिक रूप से उनको क्या करती है, नुकसान ये पहुँचाती हैं। ठीक है। और कहीं न कहीं इसके अंदर कहा भी जो संसद के चुनाव में क्या होता है भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिससे क्या होते हैं भी जो करोड़पति लोग होते हैं वही क्या करते हैं चुनाव के अंदर शामिल होते हैं, जिनका चरित्र कहीं न कहीं समाज सेवी प्रकार का नहीं होता है। ठीक है। आगे इसके अलावा जो आधुनिक हमारा जो युग है उसके अंदर हमें क्या करना है, जो गणतंत्र की हमें अंदर जरूरत है। ठीक है। इसके अंदर हमें सबकी समान भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है। नागरिकता तो होने वाली जो न्यूनतम व्यवस्था है उसको अभी हमें क्या करना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ देश की जो सीमाओं के भीतर हमें समान आधार इसको देने की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें भारतीयों को समान नागरिक संहिता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी हमें कदम उठाने चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ आज जब पंथ निरपेक्ष वैज्ञानिक और समानता और सामाजिक समानता को लक्ष्य में क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और पूरे देश के लिए समान नागरिक संस्था की क्या करना चाहिए, संभावित आवश्यकताओं को हमें तलाशना चाहिए। और जिसके अंदर विश्व के जो अधिकांश जो देश हैं वह भी क्या करते हैं, इस प्रकार के जो समान नागरिक संहिता है उसको लागू करने में क्या रहे हैं, सफल रहे हैं। और भारतीय संविधान है वह भी आर्टिकल 44 के अंतर्गत हमें ये कहीं न कहीं व्यवस्था करता है भी हमें समान नागरिक संहिता को क्या करना है, लागू करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने भी कई बार इस प्रकार की जो समान नागरिक संहिता है उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं यह के अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो हमें इस प्रकार के कृत्य करने चाहिए, न कि हमें चुनावी जो रेवड़ियाँ हैं या किसी प्रकार का प्रलोभन देने की हमें क्या है, आवश्यकता है। ठीक है। तो हमें गणतंत्र को मजबूत करने के लिए समान नागरिक संहिता जैसे हमारे जो विकल्प है उनको हमें चुनने की आवश्यकता है। ठीक है। तो यही बातें इस आर्टिकल के अंतर्गत कही गई हैं। अगला जो ये आर्टिकल है वो हमारा द हिंदू का है जो कि हमारा जो 14 तारीख था उससे ये संबंधित है। ठीक है। तो जिसके अंदर यह कहावत भी जैसे ये एक आर्टिकल था जो हिंदू के अंदर था और ऐसा ही एक आर्टिकल दैनिक जागरण के अंदर था, सेम एक ही आर्टिकल है जो कि दोनों के अंदर अलग अलग है, एक हिंदी में और वो केवल इंग्लिश के अंदर है।
सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी बातें सारी की सारी इसके अंतर्गत सेम कही गई है। तो इसके अंदर भी यही कहा गया भी जो पुतिन थे वो हमें पता है भी कि हम देखते हैं भी पुतिन क्या थे, वो हमारे जो खुफिया विभाग थे उसका एक हिस्सा रहे थे। वो भी कहीं न कहीं क्या कर रहे थे भी ये पुतिन जिसके कारण क्या करते थे, उन्होंने कुछ काफ़ी सफलताएँ प्राप्त की थी अपने इस अनुभव के कारण। मगर इस समय के अंतर्गत क्या हो रहा है, जो पुतिन की जो पावर है, जो रूस यूक्रेन की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जा रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी रूस है वो चीन पर उसकी निर्भरता बढ़ती हुई जा रही है। जिससे क्या होगा, अभी जो भारत है उसकी चुनौतियां और अधिक इसके साथ बढ़ेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि तभी 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन युद्ध क्या हुआ था, शुरू हुआ था। उससे पहले जो पुतिन थे उसने कई जोखिम पूरे जो भू राजनीतिक कदम उन्होंने उठाए थे। उससे पहले कई काफ़ी कदम इन्होंने उठाए थे, जिससे उन्हें घरेलू स्तर पर अपना समर्थन बढ़ाने और विदेशी रूप से प्रभाव का विस्तार करने में भी क्या करनी थी, मदद मिली थी। उन्होंने 2008 में के अंदर छोटे लेकिन शक्तिशाली हस्तक्षेप के माध्यम से जो जॉर्जिया था उस पर क्या किया था, अपना यानी बेअसर कर दिया था, अभी उस पर अपना हस्तक्षेप कर लिया था, या कहीं न कहीं उस अपनी बात मनाने में सफल रहा था। साथ साथ उन्होंने 2014 के अंदर किसी भी लड़ाई के अंदर जो न लड़ते हुए क्रीमिया पर भी उन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। और कहीं न कहीं जो रूसी जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो भू राजनीतिक स्थिति थी उसको भी उन्होंने क्या किया था, यानी मजबूत किया था, और एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी ये उभर कर सामने आया था। साथ साथ जो इसको जो डोनबास में भी जो रूसी जो भाषाई यूक्रेनी जो विद्रोही थे उन्हीं को क्या किया था, इसका समर्थन इसको मिला था। फिर उन्होंने 2015 के अंदर सीरिया के अंदर सेना भेजी थी, जो कि पूर्वी जो हमारा जो सोवियत संघ का जो क्षेत्र था वो बाहर रूस के एकमात्र नौसैनिक अड्डे पर उनकी मेजबानी की थी, जो कि कहीं न कहीं बाद के अंदर गृह युद्ध को भी उसने क्या किया था, पलट दिया था। ऐसा ही कुछ इस आर्टिकल के अंदर क्या है भी, जिस जो वेगनार समूह था, जो कि क्या था, रूस का एक क्या है, सैन्य संगठन है, जो कि क्या करता है, प्रत्यक्ष जो हमारी सेना होती है उसके अंदर शामिल नहीं होती है। ये समूह क्या करता है भी, उस देश के अंतर्गत जाता है और कहीं न कहीं जो सैनिक गतिविधियों के कारण क्या करता है, उसको यानी कंट्रोल करने में सहायता करता है। ठीक है, और ये क्या कहता है भी, इसके जो प्रत्यक्ष परिणाम निकला था, एक तो हमारा जो ये जो वैगनर जो हमारा समूह था, वह जो इसके पास क्या है, जो खतरनाक इसके जो लड़ाकू इसके पास क्या हथियार हैं, जो कि कहीं न कहीं जो बेलारूस के अंदर इसने तैनात किया था, जिसके कारण इसने क्या किया था, जो पोलैंड था और लिथुआनिया था, उनके जो खतरा था उनको इनको इसने क्या किया था, संभाला था। साथ ही साथ उसने जो रूसी सत्ता और जो गलियारों में सब कुछ सामान्य जो स्थिति में को भी बनाने रखने में इसने काफ़ी सहायता की थी, क्योंकि इसके पास जो हमारा जो वेगनर जो ग्रुप है इसके पास काफ़ी जो हथियार हैं, जो सेना के पास जिस प्रकार के जो हथियार होते हैं उस प्रकार के इसके पास क्या होते हैं, हथियार इसके अंदर शामिल होते हैं, शामिल है इसके पास। ठीक है, इसमें काफ़ी जो सैन्य वित्तीय मदद से यूक्रेन युद्ध में कहीं कहीं जो लंबा खिंचता हुआ जा रहा है। देखते हैं जो पश्चिमी जो देश हैं जो क्या करते हैं, यूक्रेन को धन मुहैया करवाते हैं, जिसकी वजह से जो युद्ध है ये काफ़ी और ज़्यादा लंबा खिंचता हुआ चला जा रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है भी, कहीं कहीं जो रूस है उसको राजनीतिक तौर पर कहीं कहीं एक बड़ा समस्या या हम कह सकते हैं बड़ा धक्के का भी हमें सामना करना उसको पड़ सकता है। और जिससे क्या हो सकता है, उसकी जो निरंतरता उसका जो झुकाव है वो किसकी ओर, चीन की ओर बढ़ता हुआ जाएगा, जो कि भारत को सीधा क्या करेगा, इसको भारत को प्रभावित करेगा। ठीक है, इसके अंदर कहता है भी रूस के में जो अमेरिका और नाटो के भारी दखल के चलते रूस के कई चीन की जो निर्भरता है, चीन से जो रूस की जो निर्भरता है वो चीन के ऊपर दिनों दिन क्या होती है, बढ़ती हुई जा रही है। और कहीं न कहीं रूस के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है चीन के अलावा उसके किसी से मदद लेने के लिए। इससे क्या होगा भी, कहीं न कहीं जो रूस की जो चीन से निर्भरता बढ़ती हुई जा रही है वो कहीं न कहीं दूसरे हम जो चीन के रूस के स्थान पर चीन को प्रतिस्थापित करने की भी बातें कर रहा है, जो कि कहीं न कहीं आने वाले भविष्य के अंदर क्या करेगा, भारत के लिए एक बड़ा खतरे के रूप में सामने आ सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा भी, जिस पर रूस मजबूत था तभी यही एक कारण था भी, 1971 के अंदर जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके अंदर चीन ने क्या करी थी, अपनी सेना नहीं भेजी थी, क्योंकि उसको लगता था भी जो सोवियत संघ था वह क्या करेगा, जो उत्तरी क्षेत्र था उसका उस पर कहीं न कहीं रूस यानी जो चीन है उसको क्या कर सकता है, रूस प्रभावित कर सकता है। तो कहीं न कहीं रूस का मजबूत रहना हमारे लिए भी क्या है, ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रूस ने क्या कहा था, भारत की काफ़ी आर्थिक सहायता भी की है, साथ ही साथ हम सैन्य रूप से भी काफ़ी तौर पर हमें रूस पर निर्भर हैं। साथ ही साथ रूस ने भी हाल ही के अंदर भारत को S-14 अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है वो भी कहाँ की है, भारत को दी है, जो कि कहीं न कहीं जो चीनी सेना के रॉकेट फोर्स को के ऊपर हम कह सकते हैं, जो चीनी सेना को हम प्रतिद्वंदी करने में भी हमारे लिए काफ़ी सहायक हो सकती है।
ठीक है। और का साथ साथ तो गलवान में भारतीय चीनी सेना में झड़प के बाद भी रूस द्वारा भारत के को शीघ्रता से जरूरी जो सैन्य समाज है और सैन्य सामान है हमारे, वो भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं भी जो भारत का जो आत्मनिर्भरता है वो भी कहीं ना कहीं रूस पर निर्भर है। मगर हम देखते हैं भी जो अमेरिका पर दिनों दिन हमारी क्या है निर्भरता तो बढ़ती हुई जा रही है। हमारी सामरिक जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी अमेरिका से पूरी हो रही है। मगर हमें ये नहीं समझना चाहिए भी इससे हमें रूस पर क्या होना चाहिए, यानी रूस को छोड़ देना चाहिए या कहीं कहीं रूस पर निर्भरता को हमें कम कर लेना चाहिए, या हमारे जो रिश्ते हैं उसको हमें कम कर लेना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए भी रूस और चीन के मजबूत होते गठजोड़ है उसके पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और अमेरिका को भारत के सामरिक रूप से अधिक निर्भरता में यानी जैसे जैसे हमारे रूस और चीन की हम कह सकते हैं भी जो करीबीता बढ़ेगी या गठजोड़ जैसे मजबूत होगा तो हमारी जो निर्भरता है वो अमेरिका पर ज़्यादा बढ़ती हुई जाएगी, जो कहीं ना कहीं भारत के भविष्य के लिए सही नहीं है। इसके लिए हमें रूस को यूक्रेन युद्ध में असफल अगर मिलती है तो पुतिन का भी पतन इससे अवश्य हो सकता है। यही बात इसके अंदर हमने देखी है, जो कहिए भी जैसे जैसे अगर रूस इसके अंदर असफल हो जाता है, युद्ध को अगर हार जाता है तो ऐसे में क्या होगा, रूस और ज़्यादा कमज़ोर होगा, जो कि भारत के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए भी हमें कुछ जो सामरिक महत्व के कदम हमें उठाना चाहिए। साथ साथ जो भारतीयों को नीतिगत संग और शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए भी हमें जो रूस है उसके साथ भी हमें वार्तालाप करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ पश्चिमी देश हैं उनको भी शांति वार्ता की तरफ आगे ले जाने की हमें क्या है आवश्यकता है। ठीक है। और साथ साथ हमें रूस को भी ये समझाने की आवश्यकता है भी जिस उसके चीन जो रूस की जो निर्भरता है उसके बढ़ने के कारण, जो निर्भरता चीन पर बढ़ने के कारण भविष्य में रूस को भी इसके अंदर काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही गई हैं। अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा जो 4 तारीख है उससे संबंधित है, जिसके अंदर कहा है भी जो इंडिया शुड बी रिफ्यूज अमेरिका नाटो प्लस। तो इसके अंदर क्या है भी जो अमेरिका है वह अमेरिका को नाटो प्लस के अंतर्गत शामिल करने की बात कह रहा है। मगर ये आर्टिकल कहता है भी भारत को जो नेटो प्लस के अंदर शामिल होना भारत के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है। भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है नाटो प्लस के अंदर शामिल होना। ठीक। तो जो नाटो है वो हमारा 31 देशों का क्या है एक अंतर महाद्वीपीय सैन्य गठबंधन है। ठीक है। जिसमें से ज़्यादातर जो सदस्य है वो कहाँ के हैं, यूरोप के इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है। इसके विपरीत जो नाटो न केवल अस्तित्व में रहा है बल्कि जो इसका जो विस्तार भी दिनों दिन होता हुआ जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर फिनलैंड ने 2023 को अपने 31वें सदस्य के रूप में भी इसके अंतर्गत क्या हुआ है, शामिल हुआ है। ठीक है। और नाटो प्लस और अमेरिका में 5 सहयोगियों कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया, कहीं कहीं जो वैश्विक रक्षा और साथ साथ जो चीन है उसको कहीं कहीं रणनीतिक तौर पर प्रतिस्पर्धी के रूप में या उसको काउंटर करने के लिए में नाटो प्लस का क्या किया गया है, गठन किया गया है। और कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात का जोर लगा रहा है भी नाटो प्लस के अंदर भारत को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा सके। ठीक है। जो नाटो प्लस शब्द है वो नाटो के भीतर आधिकारिक तौर पर इसमें किसी भी प्रकार का इसके अंतर्गत उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है। तो आधिकारिक तौर पर नाटो प्लस का कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन हम गठबंधन की बात करते हैं, संभावित चर्चा की बात करते हैं तो इसका इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है। जब चर्चाएं होती है तो तब नाटो प्लस का जिक्र इसके अंतर्गत होता है। कहता है जहां नाटो क्या करता था पहले, जो हमारा जो सोवियत संघ था उसको लक्षित करके या उसको नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, वही जो हमारा जो नाटो प्लस है वो किसको, जो चीन को काउंटर करने के लिए ये चीज़ हमें बनाई गई है। ठीक है। तो इसमें अगर भारत को शामिल कर लिया जाता है तो हम देखते हैं भी जो चीन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे चीन को ये नाटक लिखा गया है, जो भारत को नाट्य प्लस में शामिल होने से प्रभाव हम सबसे पहले हमारा जो प्रभाव हो सकता है, इसका हमारा जो ढांचा है, जो नाटो का ढांचा है वो रूस और चीन को हमारे यहाँ से क्या कर सकता है, नाराज कर सकता है, जो कि क्या है हमारे काफ़ी अच्छे साझेदार हैं। दूसरा कहता है कि चीन द्वारा उत्पन्न खतरों के कारण अमेरिका नेतृत्व वाली जो गठबंधन प्रणाली के साथ जुड़ना एक आकर्षक रहा है। यानी कहीं कहीं अमेरिका जो प्रणाली है वह हमारे लिए आकर्षक रहा है, लेकिन हमारे लिए प्रतिकूल और हानिकारक प्रभाव भी ये डाल सकता है। ठीक है। तो चीन के साथ हमारा जो प्रभाव यानी जो नाटो के साथ हमारा ये बढ़ता हुआ प्रभाव है वो कहीं न कहीं चीन के साथ हमारे जो खतरे हैं उसको भी बढ़ा सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि भारत ने के जो पारंपरिक रूप से हम रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाए रखी है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भी जो पारंपरिक रूप से हम स्वायत्तता की नीति अपनाते हैं भी हमारा झुकाव किसकी ओर होगा, ये हमारा
स्वतः निर्णय होता है, जिससे कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, अपने हितों के अनुसार ये हमने निर्णय लेते हैं। मगर कहीं न कहीं वर्तमान स्तर पर अगर हम इस प्रकार का निर्णय लेते हैं, तो हमारे क्या करते हैं, चीन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वह ज़्यादा और बिगड़ सकते हैं। ठीक है? साथ ही साथ इससे क्या हो सकता है कि हम देखते हैं जो भारत के साथ भारत है, उसका चीन के साथ कितने व्यापारिक संबंध हैं। हम कितना जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उसके साथ साथ जो अन्य जो पदार्थ हैं, हमारी जो दवाइयाँ वगैरह हैं, वो हम चीन से क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो उस पर भी हमें कहीं न कहीं क्या आ सकती है, अगर हम इस प्रकार के निर्णय लेते हैं, तो हमारे पास इसका कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं, तो हमें और ज़्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है? भारत की जो प्राथमिकता है अपने स्वयं के क्षेत्रीय गतिशीलता को संबोधित करने में निहित है, जिसमें सीमा विवाद, आतंकवाद और क्षेत्रीय संघर्ष जैसी जो सुरक्षा चुनौतियों को भी इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है? तो इससे हमें क्या है, अभी हमारे जो इस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि हमारी जो चीन के साथ हमारी सीमा लगती है, जिसकी वजह से हमारा सीमा विवाद और ज़्यादा बढ़ सकता है, आतंकवादी गतिविधियाँ और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्षेत्रीय संघर्ष हमारा बढ़ सकता है। तो अभी हमें इस प्रकार के निर्णय में हमें नहीं लेना चाहिए, जिससे क्या हो कि भारत के में अशांति यानी अशांति की स्थिति बने, जो कि भारत की के अंदर और अधिक चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। ठीक है? अगला जो हमारा जो आर्टिकल है, वो भी हमारा 4 तारीख से संबंधित है, जो कि हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है। तो अगला कहता है, आर्थिक क्रांति के सूत्रधार हैं हमारे राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं वो। तो हम देखते हैं भी, अभी हमारा जो क्वेश्चन भी आया था 2023 के अंदर हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित। तो इसके अंदर हमें ये कहा गया था कि जो किस प्रकार से हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारी जो आर्थिक क्रिया है उसको ये बढ़ा सकते हैं। ठीक? तो इसमें है क्या, वर्ष 2021 में जो सड़क दुर्घटना थी हमारी, वो कितनी थी, लगभग 1.5 लाख लोगों की क्या इससे जान गई थी। कब? 2021 के अंतर्गत। जो कि 2020 के अंतर्गत कितनी थी, ये लगभग 1.13 लाख थी। ठीक? तो इस प्रकार के जो ये दुर्घटना का जो कारण है, वो कहीं न कहीं क्या है, हमारी जो ये जो सड़कें हैं उनका जो कहीं न कहीं हमारा जो व्यवस्थित रूप से सड़कों का निर्माण नहीं होना, ये कहीं न कहीं हमारा ये क्या सड़कों का हम कह सकते हैं ये एक मुख्य कारण है दुर्घटनाओं का। अभी हाल ही में क्या, अभी सरकार द्वारा जो ब्लैक्स को हटाने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है, और ये यानी ये लगभग पहली बार है जो कि इस प्रकार से इतना खर्च जो हमारे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको घटाने के लिए, यानी जो गड्ढे वगैरह हैं उनको हटाने के लिए सरकार द्वारा इतना ये खर्च किया गया है। ठीक है? और जो सड़क, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी जो सड़कें हैं वो कितना महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए, हमारे जो उद्योग जगत है उसको क्या करने के लिए, यानी बढ़ावा देने के लिए। और हम देखते हैं भी उद्योग है, रोजगार के लिए अवसंरचना है अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी कितने महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकते हैं। हम देखते हैं भी बिना उद्योगों के कोई भी हमारे यहाँ पूंजीगत निवेश नहीं होता है। अगर हमारे यहाँ बुनियादी सुविधाएं अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अच्छी नहीं है, हमारी सड़कें अच्छी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, विदेश से निवेश क्या है वो नहीं ला पाते हैं, उतनी अधिक मात्रा में निवेश हम इसके अंतर्गत नहीं कर पाते हैं, जो कि कहीं कहीं हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। जो कि हमारी जो 140 करोड़ की हमारी जो जनसंख्या है उसको हम रोजगार की व्यवस्था उनके लिए हमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए हमें क्या करना होगा, अभी नए जो रोड हैं उनको व्यवस्थित रूप से डिज़ाइन करना होगा, ट्रांसपोर्ट खर्च है उसको भी हमें कम करना होगा। साथ ही साथ इसके अंदर हमारी जो लॉजिस्टिक जो लागत है उसको भी हमने हमारे जो 16% कम करने के जो लक्ष्य रखा है उसको भी जल्दी से हमें प्राप्त करना होगा। ठीक है? जो कि चीन के अंदर जो ये जो लागत है वो क्यों कितनी है, 10% है, जबकि अमेरिका के अंदर ये जो लागत है वो 12% है। तो हमें क्या करना होगा, कहीं न कहीं अगर हमें अच्छी प्रकार से निवेश बढ़ाना है तो हमारी लॉजिस्टिक जो लागत है उसको हमें चीन के बराबर लाने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है? जो कि कहीं न कहीं हमारे जो हम कह सकते हैं जो सड़क निर्माण उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जो कि कहीं न कहीं जो आम जन होते हैं उनको रोज़गार से संबंधित भी हमें बढ़ावा दे सकती है। इस प्रकार की हमारी जो हमें ये बढ़ावा देना। साथ ही साथ हमें जो ये जो हमारी जो यातायात है वो अर्थव्यवस्था को कई गुणा तक बढ़ावा दे सकती है। ठीक है? और इससे हम इसके लिए इसी की योजना के अंतर्गत दिल्ली मुंबई जो हमारी जो इसी तहत हमने जो भारतमाला जो प्रोजेक्ट हम लेकर आए थे, जिसके अंदर देश के जो अन्य बड़े बड़े जो शहर थे उनको आपस में जोड़ना, जिनका जो क्या उसके हमारा जो ट्रांसपोर्ट जो समय है उसको हम और ज़्यादा कम कर पाएँ। ठीक है? और ऐसे हम बड़े बड़े 5 ऐसे हम हाईवेज़ बना रहे हैं जो कि क्या करेंगे, हमें इस प्रकार से
हम कह सकते हैं भी हमें हमारे ट्रांसपोर्ट खर्च को ये क्या कर पाएंगे, काफ़ी कम कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमें एक ग्रीन फील्ड जो एक्सप्रेस है उसको बनाने की भी क्या आवश्यकता है। इसमें कहा जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस कैसे होते हैं, हमें जो शहरी जो प्रक्रिया है उससे दूर बनाए जाने वाले जो हाईवेज होते हैं, इस प्रकार के हमें हाईवे बनाने की आवश्यकता है जो कि ट्रांसपोर्ट खर्च को कम करे, हमारे समय की लागत को कम करे। ठीक है, साथ ही साथ जो बंजर पड़ी भूमियाँ हैं वहाँ से हमें हमारे जो ये हमारे जो रास्ते हैं, हमारी जो सड़कें हैं, उनका निर्माण हमें करने की आवश्यकता है, ताकि हम जो उपयोगी जो भूमि है उसका हम क्या करें, हमारी जो कृषिगत जो यूज़ है उसके अंदर हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक, आगे इसके अंदर का अभी जो हमारे जो अक्टूबर 2017 में कैबिनेट द्वारा जो कैबिनेट हमारी जो केंद्रीय कैबिनेट है उसके द्वारा जो हमारी जो ये जो भारतमाला जो परियोजना थी, इसी के साथ जो सागरमाला जो परियोजना थी उसको भी क्या किया था, मंजूरी दी थी। ठीक है, जो भी कहीं न कहीं एक औद्योगिक गलियारे बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि इस प्रकार के जो हमारे जो रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, उनको हमें बढ़ावा देना होगा। साथ ही साथ हमें कह रहा है, अभी जो हम इस प्रकार की जो सफलताएँ हमें इसके अंदर मिल रहे हैं, जो नए-नए जो हमारे जो बेंगलुरु मुंबई जो हाईवे है, रोड है, वो भी हमारा बन कर के जो तैयार हो गया है। तो इस प्रकार की सफलता हमें हो रही है क्योंकि हमारे जो टोल प्लाज़ा हैं, यानी हमारे जो टोल है, उससे हमें 40,000 करोड़ रुपए तक का हमारे क्या हुआ है, आमदनी हुई है, जो कि 2024 तक बढ़कर 1.14 लाख करोड़ तक होने के अनुमान है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो एक यही एक जो आर्टिकल है जो कि अंदर कहा भी जो किसानों की आय बढ़ाने की हमारा जो यानी यानी जो किसानों की जो आय है वो दिनों दिन बढ़ रही है। तो इसी के अंदर जो केंद्र सरकार द्वारा जो उठाए गए जो कदम है उनका इसके अंदर जिक्र किया गया है, जिसमें जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो निधि है, वो कहीं न कहीं क्या कर रही है, जो हमारी जो किसान हैं उनकी आय को बढ़ाने के अंदर काफ़ी सहायता कर रही है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया है भारत का जो लगभग जो 60% जो जनसंख्या है वो कहीं न कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो कि कहीं न कहीं कृषिगत क्षेत्रों पर निर्भर है, और उनकी आजीविका का जो मुख्य कारण है वो क्या है, कृषि है। तो हमें कृषि को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो हम हमारी सब 60% जो आबादी है उसको हम क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, उनकी आर्थिकता बढ़ाते हैं और उनकी आर्थिक गतिविधियों को हम बढ़ाते हैं, जिसके अंदर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत होगी। साथ ही साथ इसके अंदर जो भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया, जिसके अंदर कहा भी 2017 से लेकर 2018 और 2021-2022 के बीच में किसानों की जो आय का औसतन लगभग 1.5 गुना उनकी आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये एक इसके अंदर रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर का जो महाराष्ट्र में जो सोयाबीन और जो कर्नाटक के अंदर जो कपास के जो किसान हैं उनकी आय में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सरकार के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं लेकर आई गई हैं, जो अलग अलग जो निर्णय लिए गए हैं, एमएसएमई की जिस प्रकार के जो निर्णय लिए गए उसके तहत कहीं के जो किसानों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो हमें इस प्रकार के जो सुधारात्मक जो कार्य है उसकी ओर हमें आगे और बढ़ना होगा, और हमें देश की 60% आबादी की ओर ध्यान केंद्रित करके हमें विकास को बढ़ावा देना होगा। ठीक, अगला जो आर्टिकल है वो हमारा जो द हिंदू से है, जो कि हमारा जो 13 जुलाई से संबंधित है, जो कि कहीं न कहीं जो हमारी जो ई स्पीच है, ठीक है, ई स्पीच यानी जो कि हमारे जो हम कह सकते हैं जिस प्रकार से हम जो हमारे जो ऑनलाइन जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, जिसके अंदर हम देखते हैं जो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उन पर हम जो पोस्ट करते हैं वो कहीं न कहीं हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इससे संबंधित ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, तो कहीं न कहीं इसी के अंतर्गत ये वैसे आर्टिकल जिक्र कहा गया भी अभी एक कोर्ट के अंदर इसी प्रकार का जो एक आर्टिकल यानी जो अकाउंट था उसको बंद करने की बात कही गई थी, जो कि कहीं न कहीं आर्ट यानी जो हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, उस पर ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, तो कहता है भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 की धारा हमारी जो 16A है, वो राज्य को आपात की स्थिति के अंदर किसी भी अकाउंट है जिसकी उसको बंद करने की क्या करता है, अनुमति प्रदान करता है, जिसके अंदर देश की एकता और अखंडता या संप्रभुता को प्रभावित करना, देश की रक्षा को, राज्य की सुरक्षा को, विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसको आधार मानते हुए जो सार्वजनिक व्यवस्था को अवरुद्ध करने के लिए जो इस प्रकार के जो टिप्पणियाँ की जाती हैं उनको अवरुद्ध करने का इनके पास क्या अधिकार है, किसके अंतर्गत है, ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 की धारा के तहत। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंतर्गत कहा गया जो उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञान अपराध में किए गए जो उकसाने के लिए कोई भी टिप्पणी की जाती है तो उसको ये सरकार क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। आगे इसके अंदर सूचना प्रौद्योगिकी जो सार्वजनिक रूप से सूचना पहुंच अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, सूचना का जो नियम 2009 है
उसके तहत भी जो धारा हमारी 169A है, इसके तहत भी अवरुद्ध करने के आदेश इसके अंदर जारी किए गए हैं। इस प्रावधान की जो प्रावधान था, इसकी जो संवैधानिकता थी, यानी कुछ लोगों का मानना था भी ये क्या है, असंवैधानिक है, ये इस प्रकार का जो सरकार को निर्णय नहीं लेना चाहिए, जो कि कहते सरकार की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको नष्ट करते हुए जा रही है। तो इस प्रकार के कहीं कह सकते हैं जो निर्णय उठाए गए थे। तो इसके लिए जो एक केस आया था जिसको शेर सिंगल बना भारत संघ मामले में इसको चुनौती दी गई थी सवारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रकार के जो कृत्य है उसको संवैधानिक माना है, यानी ये क्या है, ये असंवैधानिक नहीं है, मगर इसके लिए कहीं कहीं हमें जो आदेश है वो तर्क संगत आधार पर होने चाहिए। ठीक है, तो जो आदेश हम लेंगे तो वह बहुत ही हमें विवेकतापूर्ण से लेना चाहिए। साथ ही साथ जिसके खिलाफ हमें ये इस प्रकार के जो निर्णय लेने हैं उससे हमें पहले नोटिस देने का भी हमें प्रावधान करना चाहिए। ठीक है, उसकी सामग्री अवरुद्ध करने से संबंधित या हमें अकाउंट हमें बंद करने से पहले हमें उसकी परमिशन लेनी चाहिए या उसको नोटिस देने की भी हमें क्या है, आवश्यकता है। तो ये कुछ हम कह सकते हैं जो गाइडलाइंस थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, अगला आर्टिकल है वो भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है, और ये हमारा एक ही आर्टिकल था जो कि इम्पोर्टेंट था। वो कहीं न कहीं यही चीज़ था भी जिस प्रकार से हमारा जो राजद्रोह था कानून था। तो जिस प्रकार से हमारा जो हमारी भारतीय आईपीसी की जो धारा 124A है, उसके अंदर जो राजद्रोह है उसको हमें अलग से परिभाषित करने की क्या है, आवश्यकता है। और समय समय पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दिशा निर्देशों के अनुसार भी हमें इस कानून को निलंबित करने की भी बात कही गई है। इसी साथ जो इस संदर्भ में अभी हमारे जो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन, जो ऋतु राज अभ्यर्थी हैं, उन्होंने हाल ही में कहा भी कश्मीर में केरल और पंजाब के पूर्वोत्तर तक की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर राष्ट्र एकता और अखंडता को अक्षुण्ण करने के लिए इस कानून को बनाए रखना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा जो कहा भी आईपीसी की धारा 124 है उसको बनाए रखने के लिए हमें जो राष्ट्र एकता को और अखंडता को बनाए रखने के लिए इसके लिए हमारी क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, साथ साथ इसके जो हमें क्या भी इसकी जांच के लिए हमें और ज़्यादा क्या करना होगा, थोड़ा सा हम कह सकते हैं ये ध्यानपूर्वक इसका यानी लागू करना होगा। इसके लिए प्रारंभिक जांच इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक जो अधिकारी हैं वहीं इसके लिए क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो गई उसकी जांच करने के लिए। साथ ही साथ जो सक्षम अधिकारी को ही ठोस प्रमाण के बाद ही प्राथमिकता दर्ज करने की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, और उन्होंने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों को राजद्रोह के अपराध के लिए अपर्याप्त बताया है, और राजद्रोह कानून को और उन जो अनौपचारिक कहे जाने के मुद्दे पर भी कहीं कहीं उन्होंने केवल औपचारिक विरासत होना ही कानूनी रूप से निरस्त करना वैध नहीं ठहराया है, भी केवल और केवल सरकारी गतिविधियों पर आलोचना करना ही इसको क्या नहीं बताया है, एक सही नहीं बताया है। जबकि साथ ही साथ क्या भी इस प्रकार के जो कानून है, अमेरिका है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इस प्रकार के जो कानून है वहाँ पर भी क्या है, ऐसे कानून है। ठीक है, मगर इसके अंदर हमें सावधानी से इसको लगाने की आवश्यकता है। इसके अंदर का भी कहीं न कहीं जो विपक्षी दल को भी इसे आगामी लोकसभा चुनाव में, यानी जो क्या कहीं कह सकते हैं जो आगामी हमारे जो लोकसभा जो चुनाव है उसके अंतर्गत भी इसके कहीं कैसे हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से जन प्रतिरोध का एक प्रकार का जो ये मुद्दा बन सकता है। आगे इसके अंदर वैसे सरकार राजद्रोह कानून को सख्त बनाकर विपक्षी दलों को भी तंग करेगी, या फिर कह सकते हैं उनको कंट्रोल करने का भी इसके अंतर्गत क्या करेगी, इससे हम कह सकते हैं भी उनको कंट्रोल करेगी सरकार। कहीं न कहीं हमारी जो लोकतंत्र है उसकी जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता उसको दबाने का प्रयास कर सकती है। ठीक है, और इसके अंदर का भी इसका जो अभी जो मसौदा है वो हमारा जो 1800 हमारा जो 37 था उसके अंदर जो थॉमस मैकाले ने बनाया था वही जो उसने हमारी जो भारतीय दंड संहिता थी जो कि 1860 के अंदर लागू हुई थी उसी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया, वैसी ही परिस्थिति आज इसके अंदर बनी पड़ी है। इसी आधार पर कानून समाप्त जो नहीं किए गए इसके अंदर जो हमारी स्वतंत्रता के बाद भी हमने देखा था भी इस कानून को समाप्त नहीं किया गया, इसको ऐसा ही रखा गया जो कि देश की अखंडता और एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये जो राष्ट्र विरोधी थे, अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए इस प्रकार के कानून की हमें क्या है, आवश्यकता भी है। ठीक है, और राष्ट्र विरोधी ताकतें और विरोधी निर्वाचन व्यवस्था कह सकते हैं राजस्व व्यवस्था पर हमले करती हैं और संविधान की अवमानना भी इससे होती है। ठीक है, और उनके कृत्य राष्ट्र राज के विरुद्ध युद्ध हैं। ठीक है, और देशद्रोह भी। तो इसे हमें कहीं कहीं जो जन आलोचनाएं होती हैं, यानी जो सरकार की नीतियों की जो आलोचना की जाती है उसको हमें राजद्रोह की श्रेणी के अंदर नहीं रखना चाहिए, इसको हमें परिभाषित करने की भी क्या है, हमें आवश्यकता है।
ठीक है। देशद्रोह कानून की समाप्ति राष्ट्र की सुरक्षा और एकता अखंडता को भी क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। आगे कहता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के मौलिक अधिकारों का मूल तत्व है। यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम नहीं है। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 19 है उसके अंदर भी हमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह असीमित नहीं है, उस पर कानून रूप से युक्त रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यही बात इसके अंदर अनुच्छेद 19 का जो खंड हमारा जो उपखंड है उसके अंतर्गत भी हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारी लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा इत्यादि से संबंधित भी हम क्या देखते हैं, भी हमारे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। जो अभिव्यक्ति के अधिकारों का प्रयोग करते समय हमें लोक व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा आदि बिंदुओं पर भी हमें विचार करने की क्या है, आवश्यकता है। साथ ही साथ जो संविधान का अनुच्छेद 19(a) में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद खंड 2 के अंदर उनकी मर्यादा को भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि कहाँ तक हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर जो 13 है उसमें भी राजद्रोह शब्द पर क्या किया, विचार किया गया है। और जो केस से मुंसिम जो केस था उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह शब्द को परिभाषित करने या उसको सटीकता से लागू करने की बात इसके अंदर कही गई थी। ठीक है। और राजद्रोह शब्द संसार के सभी न्यायालयों के लिए एक संदेह का कारण भी बनता है। ठीक है। तो इसको परिभाषित करना भी कौन सा राजद्रोह है, कौन सा देशद्रोह है, उस शब्द को कहीं न कहीं क्या कर सकता है, जो न्यायालयों के लिए एक चुनौती होती है। उसकी परिभाषा बहुत ही साधारण है। यह परिभाषा कब की गई थी, 1868 था, उसके अंदर ही इस परिभाषा को तय किया गया था। इसके अनुसार राजद्रोह में ऐसा सब व्यवहार शामिल किए जाते हैं जिसका शाब्दिक रूप से कार्य करना या लिखित कार्य करना या किसी अशांति को बढ़ावा देना, ये सारे के सारे कार्य हो तो भारतीय साहित्य यानी आईपीसी की जो धारा 124 के अंतर्गत है राजद्रोह की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो हमें इसको सटीकता से सावधानीपूर्वक लागू करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।